Assalamualaikum. I hope you are in good condition and health. Today's topic is classification of emulsifying agent. इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन। emulsifying एजेंट्स आर दी सब्सटेंसेस दैट फॉर्म अ फिल्म अराउंड द डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स और लोअर द इंटरफेशियल टेंशन इन एन इमल्जन। इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो है वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फिल्म बना लेते हैं या लेयर बना लेते हैं डिस्पर्स फेस के अराउंड। जो डिस्पर्स फेस का जो ग्लोब्यूल होता है उसके अराउंड में जो है वो क्या कहते हैं, फिल्म बना लेते हैं या लेयर बना लेते हैं। ठीक है, या फिर जिससे लेयर बना के वो करते क्या है, वो इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, ये होते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट चलते हैं। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट में आती है टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फिल्म दे फॉर्म और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे डू। Based on the type of film form, mechanism of action and interface between the two phases, emulsifying agent may be classified as। अच्छा, बेस्ड ऑन दी टाइप ऑफ फिल्म और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो सबसे पहली टाइप है, सब टाइप है, वो है मोनोमोलिकुलर फिल्म फॉर्मिंग इमल्सिफायर। यानी कि वो इमल्सिफाइंग एजेंट्स को इमल्सिफायर भी कहा जाता है। ठीक है, तो वो इमल्सिफायर जो कि मोनोमोलिकुलर फिल्म बनाते हैं। दोज इमल्सिफायर्स आर कैपेबल ऑफ stabilizing an emulsion by forming a monolayer of adsorbed molecules or ions at the oil water interface। अच्छा, वो इमल्सिफायर जो कि मतलब उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो एमल्जन को स्टेबलाइज कर सकें बाय फॉर्मिंग अ मोनोलेयर ऑफ एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल। यानी कि वो जो है वो एड्जॉर्ब मॉलिक्यूल्स और जो आयंस होते हैं ना उनकी मोनोलेयर बना लें ये क्या कहते हैं, ड्रॉपलेट के अराउंड। तो ठीक है, ऐसे इमल्सिफायर ये जो है वो ज़्यादातर ऑयल वाटर इंटरफेस के ऊपर बनाई जाती है, क्या कहते हैं, मोनोलेयर। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद गिब्स लॉ। अच्छा, गिब्स लॉ क्या कह रहा था कि अगर हम मतलब फ्री एनर्जी ट्रांसफ़र हो, यानी जो अगर हमारी चेंज इन थेरेपी हो रही है या डिस्टर्बेंस कॉज हो रही है तो या जितना वर्क डन हो रहा है एक सिस्टम के ऊपर, ठीक है, तो उसमें टेम्परेचर, प्रेशर या हीट एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रखी जाए, तो इस तरीके से फ्री एनर्जी कितने अमाउंट की फ्री एनर्जी हो, मतलब कितनी फ्री एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो ये गिब्स लॉ था। इन अकॉर्डेंस विद गिब्स लॉ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंटरफेशियल एक्सिस नेस्टेट्स अ रिडक्शन इंटरफेशियल टेंशन। फिर गिब्स लॉ को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो ये जो इंटरफेशियल एक्सिस होता है, जो कि मोनोलेयर का इंटरफेशियल एक्सिस होता है, इससे क्या होता है कि ये ज़रूरी होता है इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इंटरफेशियल टेंशन ही हमारा मकसद होता है ज़्यादातर इमल्सिफायर का, कि इंटरफेशियल टेंशन रिड्यूस होगी तो जब ही हम जो है क्या कहते हैं दो मतलब इमल्जन फॉर्म कर सकेंगे। इफ़ दी इमल्सिफायर फॉर्मिंग दी मोलर इज़ आयोनाइज, अगर वो इमल्सिफायर जो कि फिल्म फॉर्म कर रहा है वो आयोनाइज्ड है, दी प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली चार्ज एंड म्यूचुअली रिपेयरिंग ड्रॉपलेट इंक्रीजेज दी स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम। तो वो जो दूसरे ड्रॉपलेट्स होंगे, जैसे कि मगर हमारा इमल्सिफायर जो आयोनाइज्ड है, तो जो दूसरे जो ड्रॉपलेट्स होंगे ना पार्टिकल के, सॉरी डिस्पर्स फेस के, तो उनका भी स्ट्रांगली उनके गिर्द जो मोनोलेयर बनी हुई है वो भी स्ट्रांगली चार्ज होगी और रिपेलिंग एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, क्योंकि जो दूसरे ड्रॉपलेट्स होंगे उनका जो चार्ज है वो डिफरेंट होगा, यानी ऑपोजिट होगा। ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि जो इमल्जन बनेगा वो स्ट्रांगली स्टेबलाइज्ड इमल्जन बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर एग्जांपल। अच्छा, इसकी एग्जांपल है पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम लिकाइल सल्फेट एक्सेट्रा। अच्छा, मल्टी मोलिकुलर फिल्म फॉर्मिंग इमल्सिफायर। अच्छा, वो इमल्सिफायर जो कि मल्टी मोलिकुलर फिल्म बनाते हैं, दे फॉर्म मल्टी मोलिकुलर फिल्म अराउंड ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स्ड ऑयल। अच्छा, ये इमल्सिफायर जो है वो फिल्म बनाते हैं, मल्टी मोलिकुलर फिल्म बनाते हैं ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स्ड ऑयल के ऊपर। दे एक्ट एज अ कोटिंग अराउंड द ड्रॉपलेट्स एंड रेंडर देम हाईली रेजिस्टेंट टू कोएलिसेंस इवन इन द एब्सेंस ऑफ वेल डेवलप्ड सरफेस पोटेंशियल। अच्छा, ये जो है ना एक्ट करती है ये मल्टी मॉलिक्यूलर, यानी ये ऑयल को कोट कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है जो कोएलिसेंस होती है वो बिल्कुल रेजिस्टेंट हो जाती है। कोएलिसेंस का मतलब नामुमकिन हो जाता है कि कोएलिसेंस हो सके। ठीक है, यानी कि जो सरफेस पोटेंशियल होता है ऑयल का, उसकी वजह से मतलब उसको ध्यान में रखते हुए भी वो कोएलिसेंस नहीं हो सकती, क्योंकि वो एक कोटिंग आ जाती है, एक एक्स्ट्रा कोटिंग आ जाती है ऑयल के ऊपर। Moreover,
Any hydrocolloid not adsorb at the interface increases the viscosity of the continuous aqueous phase. This enhances emulsion stability. मोरोवर ये कि अगर कोई हाइड्रोकोलाइड अगर ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा है इंटरफेस के ऊपर, नॉट एब्जॉर्ब एट द इंटरफेस इंक्रीजेज द विस्कोसिटी ऑफ द कंटिन्यूस एक्वस फेज। यानी कि अगर कोई हाइड्रोकोलाइड है तो वो जो है वो कोटिंग की वजह से वो भी जो है ना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा, जो कंटिन्यूस फेज होगा उसकी जो विस्कोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी हाइड्रोकोलाइड की वजह से, जिससे इमल्जन की जो स्टेबिलिटी आ जाएगी। जैसे कि हमारा जो लास्ट थ्योरी है विस्कोसिटी की, उसमें ये कह रहे थे ना कि जो मोर विस्कस होगा इमल्जन, वही जो है वो ज़्यादा स्टेबल इमल्जन होगा। ठीक है, तो ये उस तरीके का है कि अगर जैसे हाइड्रोक्लोराइड अगर एब्जॉर्ब ऐसे एमल्सिफायर्स में, ऐसे टाइप ऑफ एमल्सिफायर में अगर क्या करते हैं कि हाइड्रोक्लोराइड को जो है वो ऑयल तक नहीं आने देते, क्योंकि मल्टी मोलिकुलर फिल्म कोटिंग बन गई होती है उनके, तो वो हाइड्रोक्लोराइड जो है वो कंटिन्यूस फेज में होते हैं, जिससे विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है कंटिन्यूस फेज की, और जो है वो इमर्जन स्टेबिलिटी कॉज होती है। इसके एग्जाम्पल में आते हैं हाइड्रेटेड लाइपोफिलिक कोलॉइड्स। नेक्स्ट है इसकी सॉलिड पार्टिकल्स फिल्म फॉर्मिंग इमल्सिफायर, वो इमल्सिफायर जो कि सॉलिड पार्टिकल्स की फिल्म बनाते हैं। स्मॉल सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर वेटेड टू सम डिग्री बाय बोथ एक्वस एंड नॉन एक्वस लिक्विड फेजेस एक्ट एज इमल्सिफाइंग एजेंट। स्मॉल छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स जो कि वेटेड हुए हुए होते हैं, मतलब एक्वस फेज, यानी क्योंकि वो लिक्विड मीडियम में डले हुए हैं, तो या कुछ वो एक्वस फेज से एक्वस से डले हुए होते हैं, और कोई नॉन एक्वस लिक्विड फेजेस से जो है ना वो क्या कहते हैं वेटेड हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो फिल्म बना लेते हैं उसके ऊपर, ग्लोब्यूल के ऊपर। इफ़ दी पार्टिकल्स आर टू हाइड्रोफिलिक, अगर वो जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा हाइड्रोफिलिक हैं तो दे रिमेन दी एक्वस फेज, तो वो एक्वस फेज में रहेंगे। दे आर डिस्पर्स कम्प्लीटली इन दी ऑयल फेज इफ़ टू हाइड्रोफोबिक, और अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो ऑब्वियसली वो ऑयल फेज में जाके जो है ना डिस्पर्स होंगे। A second prerequisite is that the particles are small in relation to the droplets of the dispersed phase. जो अच्छा, सेकंड इसका जो पॉइंट है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होंगे ना सॉलिड पार्टिकल्स, वो डिस्पर्स फेज से हमेशा छोटे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोफिलिक कोलॉइड, अकेशिया एंड जिलेटिन, ये जो है वो ये इमल्सिफायर्स जो है वो सॉलिड पार्टिकल फिल्म फॉर्मिंग इमल्सिफायर में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। वो इमल्सिफाइंग एजेंट जो कि बेस्ड होते हैं केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। अकॉर्डिंग टू द केमिकल स्ट्रक्चर इमल्सिफाइंग एजेंट आर डिवाइडेड टू सिंथेटिक, नेचुरल एंड फाइनली डिस्पर्स सॉलिड। सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स में कौन से आते हैं? सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट आर वेरी इफेक्टिव एट लोवरिंग द इंटरफिशियल टेंशन बिटवीन द ऑयल एंड वाटर फेज। जो सिंथेटिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं वो बहुत इफेक्टिव होते हैं इंटरफिशियल टेंशन को रिड्यूस करने के लिए ऑयल और वाटर इंटरफेस के ऊपर, बिकॉज द मॉलिक्यूल पॉजेज बोथ हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक प्रॉपर्टी। क्योंकि ये सिंथेटिक होते हैं तो इनमें हम जो है वो दोनों पोर्शन डालते हैं, दोनों मोइटीज़ डालते हैं, हाइड्रोफिलिक भी डालते हैं, हाइड्रोफोबिक भी डालते हैं। दे मे बी सब डिवाइडेड इनटू एनायनिक, कैटायनिक एंड नॉन आयनिक डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज पॉजेज बाय द सर्फेक्टेंट। अच्छा, इन ये भी सब डिवाइड होते हैं एनायनिक, कैटायनिक और नॉन आयनिक डिपेंडिंग ऑन दी चार्ज, यानी कि जो चार्ज होगा उस हिसाब से ये सब डिवाइड होता है। एनायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं? दे कैरी अ नेगेटिव चार्ज। ओके, इसी एग्जाम्पल में आते हैं पोटेशियम, सोडियम, एमोनियम सॉल्ट ऑफ फ्लोराइड एंड ओलेइक एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर एंड आर गुड ऑयल एंड वाटर इमल्सिफाइंग एजेंट। ठीक है, कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट्स कौन से होते हैं? दी सरफेस एक्टिविटी एंड दी कैटायनिक इमल्सिफाइंग एजेंट रिजाइड्स इन दी पॉजिटिवली चार्ज कैटायन। अच्छा, जो सरफेस एक्टिविटी होती है ना, यानी इमल्सिफाइंग एजेंट की जो एक्टिविटी होती है तो वो पॉजिटिवली चार्ज कैटायन के ऊपर होती है। दिस कंपाउंड है मार्क्ड बैक्टीरियल प्रॉपर्टी, बैक्टीरिसाइडल प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो कंपाउंड है इनके अंदर बहुत ही बैक्टीरिया को किल करने की जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है। द पीएच ऑफ एन इमल्जन विल बी 4 to 6 रेंज इफ़ यू यूज़ अ कैटायनिक इमल्सिफायर। जो पीएच ऑफ इमल्जन होती है ना वो 4 to 6 रेंज की होती है अगर आप कैटायनिक इमल्सिफायर यूज़ कर रहे हो। कैटायनिक एजेंट्स आर वीक इमल्सिफाइंग एजेंट्स एंड यूजुअली आर फॉर्मुलेटेड विद स्टेबलाइजिंग और ऑक्सिलरी इमल्सिफायर सच एज सीटोस्टीराइल। ओके, कैटायनिक एजेंट जो है वो वीक इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं और ये जो है ना यूजुअली जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं स्टेबलाइजिंग या जिनको हम ऑक्सिलरी इमल्सिफायर्स कहते हैं, जैसे कि सीटोस्टीराइल के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन आयनिक इमल्सिफाइंग एजेंट। नॉन आयनिक अनडिसोसिएटेड सर्फेक्टेंट्स। अच्छा, ये नॉन आयनिक जो होते हैं वो अनडिसोसिएटेड होते हैं, यानी इनको तोड़ा नहीं जा सकता।
फाइंड वाई डिस्प्ले यूज एज एमल्सिफाइंग एजेंट व्हेन दे पॉजिटिव प्रॉपर बैलेंस ऑफ हाइड्रोफिलिक एंड डाइफिलिक ग्रुप विद इन द मॉलिक्यूल। ये वाइडली यूज़ किए जाते हैं नॉन आयनिंग सर्फेक्टेंट, बस ये इनमें ये ध्यान रखना रहता है कि इनके अंदर बैलेंस होना चाहिए हाइड्रोफिलिक और लाइपोफिलिक ग्रुप का। दीज एमल्सिफायर्स आर नॉट ससेप्टेबल टू पीएच चेंज एंड रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, ये जो एमल्सिफायर्स हैं इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है या कि जो है ना पीएच के चेंज होने से और इलेक्ट्रोलाइट के डालने से, ठीक है, इसलिए वाइडली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट। नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं? नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट्स आर सब्सटेंसेस derived from either vegetable sources such as acacia, tarkan, alginates, chondrus, xanthan, pectin, or animal sources such as gelatin, egg yolk, casein, wool fat, cholesterol, wax and lecithin। ठीक है, नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट जो सब्सटेंसेस वो ड्राइव होते हैं वेजिटेबल सोर्सेज से, जिसमें अकाशिया, टारगन, एल्गिनेट, कॉन्ड्रस, जैंथन एंड पेक्टिन आते हैं। और जो एनिमल सोर्सेज से ड्राइव की होते हैं वो जिलेटिन होते हैं, एग यॉक, कैसीन, वुलफेट, कोलेस्ट्रॉल, वैक्स एंड लेसिथिन आते हैं। These material form hydrophilic colloids when added to water and generally produce oil in water emulsion। ये जो है जो नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट है ये ज़्यादातर हाइड्रोफिलिक कोलॉइड्स के तौर पे यूज़ होते हैं और जो है वो ऑयल एंड वाटर इमल्जन को बनाते हैं। अल्थो देयर सरफेस एक्टिविटी इज़ लो, दीज मटेरियल अचीव देयर इमल्सिफाइंग पावर बाय इंक्रीजिंग द विस्कोसिटी ऑफ द एक्वस स्पेस। अच्छा, हालांकि इन ये जो एमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं इनकी जो सरफेस एक्टिविटी होती है यानी कि जो वो जो है लो होती है, लेकिन जब हम एक्वा स्पेस की यानी कंटिन्यूस स्पेस की हम क्या कहते हैं विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इस जिसकी वजह से इनकी जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है, विस्कोसिटी इंक्रीज़ करने से। तो जो सबसे पहला हमारा नेचुरल एमल्सिफाइंग एजेंट है वो है अकाशिया गम। अकाशिया इज़ अ कार्बोहाइड्रेट दैट इज़ सॉलेबल इन वाटर एंड फॉर्म्स ऑयल इन वाटर इमल्शन। अकाशिया एक कार्बोहाइड्रेट है और वो सॉलेबल होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है तो ऑब्वियसली सॉलेबल होता है वाटर में, और ये ऑयल इन वाटर इमल्शन बनाता है। इमल्जन प्रिपेयर्ड विद अकाशिया आर स्टेबल ओवर अ वाइड पीएच रेंज। और ये जो अकाशिया से जो भी इमल्जन बनते हैं वो वाइड पीएच रेंज के ऊपर स्टेबल रहते हैं। बिकॉज इट इज़ अ कार्बोहाइड्रेट इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व अकाशिया इमल्जन अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक बाय द यूज ऑफ अ सुटेबल प्रिजर्वेटिव। क्योंकि अकाशिया जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में शुगर्स आते हैं, ठीक है, तो जिससे क्या होता है कि प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ होने का चांसेस होते हैं कि माइक्रोबियल ग्रोथ ना हो जाए, ठीक है, ऐसे इमल्जन में। तो ऐसे इमल्जन में प्रिजर्वेटिव डालना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा जिलेटिन। जिलेटिन क्या है? जिलेटिन इज़ अ प्रोटीन हैज़ बीन यूज फॉर मैनी ईयर्स एज एन एमल्सिफाइंग एजेंट। जिलेटिन जो है वो एक प्रोटीन होता है और ये एज एन एमल्सिफाइंग एजेंट बहुत सालों से यूज़ हो रहा है। जिलेटिन कैन हैव 2 आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट्स डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अच्छा, जिलेटिन के जो है ना जो केमिकल जिलेटिन है उसके वो 2 टाइप के, यानी कि जिलेटिन को के जो है ना यानी कि कुछ ग्रुप ऐसा है जिलेटिन में कि अगर वो इस मतलब कि इस मतलब उसकी अगर साइड चेंज कर दी जाए तो वो दोनों मतलब 2 तरह के चार्ज जो है ना प्रोड्यूस कर सकता है। तो इस हिसाब से जो इसलिए हम इसको कहते हैं कि जिलेटिन जो है वो आइसोइलेक्ट्रिक है, यानी इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के टाइप दोनों टाइप के हैं, ठीक है, सही है। सो कॉल्ड टाइप ए जिलेटिन ड्राइव फ्रॉम एन एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर। अच्छा, जो कॉमनली यूज़ होता है जिलेटिन वो है टाइप ए, ठीक है, और ये ड्राइव हुआ होता है एसिड ट्रीटेड प्रिकर्सर, यानी कोई मतलब एसिड जो इसका जो बेस होती है वो एसिड होता है और उस एसिड से जो है वो ये हमें जिलेटिन मिलता है। हैज़ एन आइसोलेटरी पॉइंट ऑफ बिटवीन pH 7 and 9। इसका जो आइसोलेटरी पॉइंट होता है ना वो 7 और 9 के दरमियान जो है वो हमें दिखता है। pH अगर हम 7 और 9 करेंगे तो वो हमें आइसोलेक्टिव पॉइंट दिखेगा उसका। टाइप बी जिलेटिन ऑब्टेन फ्रॉम एन अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर। और जो टाइप बी जिलेटिन हमें जो है वो हमें अल्कली ट्रीटेड प्रिकर्सर से मिलता है। हैज़ एन आइसोलेक्टिव पॉइंट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली pH 5। और pH 5 पे हमें जो है टाइप बी का जो है वो आइसोलेक्टिव पॉइंट मिलता है। Type A gelatin act best as an emulsifier around pH 3 where it is positively charged. On the other hand, type B gelatin is best used around pH 8 where it is negatively charged. जो टाइप ए जिलेटिन है वो बेस्ट वर्क करता है अराउंड pH 3 और जो टाइप बी जिलेटिन है वो बेस्ट वर्क करता है अराउंड pH 8। pH 3 के ऊपर टाइप ए पॉजिटिवली चार्ज होता है और pH 8 के ऊपर जो है वो टाइप बी नेगेटिवली चार्ज होता है। टू अवॉइड एन इनकम्पेटिबिलिटी ऑल एमल्सिफाइंग एजेंट शुड कैरी दी सेम चार्ज। अच्छा, अब ये पॉइंट आता है कि अगर हम जिलेटिन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है,
तो हम हमें कौन सा जिलेटिन यूज़ करना चाहिए क्या कहते हैं किसी भी इमल्सिफाइंग एजेंट में, क्योंकि जब हम कोई इमल्शन बनाते हैं तो सिर्फ एक मोस्ट सिंपल इमल्शन होता है जिसमें कोई एक इमल्सिफाइंग एजेंट डलता है। तो ज़्यादातर ये क्या होता है कि ग्रुप ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट आते हैं टू अचीव दी सूटेबल पीएच। ठीक है, सूटेबल पीएच को अचीव करने के लिए, क्योंकि इमल्सिफाइंग एजेंट है सूटेबल पीएच पे काम करते हैं, तो उस पीएच को अचीव करने के लिए डिफरेंट इमल्सिफाइंग एजेंट चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, तो इसमें ये कह रहे हैं कि जिससे कि इनकम्पेटिबिलिटी ना हो, तो जो जितने भी इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं किसी भी मर्जर में, तो सबका चार्ज सेम होना चाहिए। जैसे कि थस इफ़ गम सच एज ट्रागन अकाशिया वगैरह दैट आर नेगेटिवली चार्ज। अच्छा, अगर हम कोई जैसे कि अगर हम गम्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ट्रागन अकाशिया वगैरह, ये सारी जो है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। R2P यूज़ भी जिलेटिन, अगर जिलेटिन के साथ यूज़ कर रहे हैं तो जो हमें कौन सी, फिर हमें जो टाइप बी जो है ना जिलेटिन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि उसका जो अल्कलाइन पीएच होती है उसकी, और वो नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक है, इस हिसाब से हम जिलेटिन यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो नेचुरल प्रोडक्ट है वो है लेसिथिन। लेसिथिन इज़ एन इमल्सिफायर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। लेसिथिन जो है वो दोनों से ले सकते हैं हम, प्लांट से भी और एनिमल से भी, जैसे कि सोयाबीन हो गया, एग यॉक, एंड इज़ कम्पोज ऑफ वेरियस फॉस्फेटाइड्स। और लेसिन जो है वो में जो है बहुत सारे फॉस्फेटाइड्स होते हैं। ठीक है, द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ मोस्ट लेसिथिन इज फॉस्फेटाइडाइल कोलिन एंड द टर्म लेसिथिन इज ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब प्योरीफाइड सैंपल्स ऑफ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। अच्छा, जो प्राइमरी कंपोनेंट होता है ना फॉस्फेटाइड्स का लेसिथिन में, वो होता है फॉस्फेटाइडाइल कोलिन का। और जो टर्म लेसिथिन है ना वो भी जो है वो लेसिथिन की जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है कि जो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन प्योरीफाइड की जो प्योरीफाइड फॉर्म होती है ना उसको हम लेसिथिन कहते हैं। फ्रीक्वेंटली लेसिथिन दैट आर यूज्ड एज इमल्सिफायर कंटेन मिक्सचर ऑफ फॉस्फेटाइड्स इंक्लूडिंग फॉस्फेटाइडाइल सिराइन। यानी कि जो लेसिथिन जो हम यूज़ करते हैं ना उसमें इमल्सिफायर में सिर्फ फॉस्फेटाइडाइल कोलिन नहीं होता बल्कि मिक्सचर ऑफ फॉस्फेटाइड्स होते हैं। अब वो कौन से होते हैं? उसमें होता है फॉस्फेटाइडाइल सिराइन, फॉस्फेटाइडाइल इनोसिटोल, फॉस्फेटाइडाइल इथेनॉल अमाइन एंड फॉस्फेटाइडिक एसिड इन एडिशन टू फॉस्फेटाइडाइल कोलिन। अल्थो फॉस्फेटाइल कोलिन इज़ अ ज़्यूटर आयनिक कंपाउंड। जो फॉस्फेटाइल कोलिन होता है ना वो ज़्यूटर आयनिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसका मतलब फॉस्फेटाइल कोलिन दोनों चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव भी होता है, एक इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और एक इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। द प्रेजेंस ऑफ अदर फॉस्फेटाइल रिजल्ट्स इन एन इमल्सिफायर दैट इम्पार्ट्स अ नेगेटिव चार्ज। अच्छा, तो बाकी जो दूसरे जो फॉस्फेटाइडाइल कोलिन होता है उसका पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, तो लेकिन जो दूसरे जो इसमें फॉस्फेटाइड्स होते हैं ना वो लेसिथिन को नेगेटिवली चार्ज बना देते हैं। लेसिथिन कैन बी एन एक्सीलेंट इमल्सिफायर फॉर नेचुरली ऑक्योरिंग ऑयल सच एज सोया कॉर्न और सैफलॉवर। जो लेसिथिन है वो एक्सीलेंट इमल्सिफायर है जो नेचुरली ऑक्योरिंग ऑयल्स होते हैं ना, जैसे कि सोया कॉर्न और सैफलॉवर, अगर इनका हमें इमल्शन बनाएं तो हम लेसिथिन को बेस्ट है कि हम वो यूज़ करें। Purified lecithin from soya or egg yolk are the principal emulsifier for intravenous fat emulsion। अच्छा, प्रिंसिपल इमल्सिफायर जो प्योरीफाइड लेसिथिन होती है ना सोया और एग से जो निकलती है वो प्रिंसिपल इमल्सिफायर होता है जब अगर हम कोई भी जो है ना इमल्जन बना रहे हैं इंट्रावेनस फैट इमल्जन बना रहे हैं। लेसिथिन प्रोवाइड स्टेबल इमल्जन विद ड्रॉपलेट साइज ऑफ लेस देन 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। लेसिथिन जो है वो स्टेबल इमल्जन प्रोवाइड करते हैं अगर जो है उनका ड्रॉपलेट साइज हो वो 1 माइक्रोमीटर से लेस हो। इट इज़ क्रिटिकल दैट आर स्मॉल यूनिफॉर्म पार्टिकल साइज बी मेंटेन इन दीज इमल्जन टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ फैट एम्बोलिज्म आफ्टर इंट्रावेनस इंजेक्शन। अच्छा, इसमें इन ऐसे जो इमल्सिफायर होते हैं जो फैट इंट्रावेनस इमल्सिफायर बनते हैं लेसिथिन से, उनमें ये क्रिटिकल होता है कि हम जो ड्रॉपलेट साइज़ है वो क्या कहते हैं कंट्रोल रखें, मेंटेन रखें, क्योंकि एम्बोलिज्म होने का ख़तरा होता है। यानी कि जो है वो आपस में मतलब एक बॉल की शक्ल में ना बना लें। ठीक है, जो हम जो इमल्सिफायर है हम वो उसको मतलब उसका साइज़ स्मॉल होना चाहिए ताकि आसानी से उसका फ्लो हो सके हमारी वेंस में। एज विद एनी नेचुरल प्रोडक्ट द कंटेंट ऑफ लेसिथिन वेरी फ्रॉम सोर्स टू सोर्स। अच्छा, जैसे कि हर नेचुरल प्रोडक्ट में होता है कि जो कंटेंट्स होते हैं जैसे कि फॉस्फेटाइड्स वगैरह
वो वेरी करते हैं कि कौन सी किसी 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 में कुछ फॉस्फेटाइड्स होते हैं, किसी किसी में सारे फॉस्फेटाइड्स होते हैं, तो वो सोर्स टू सोर्स वेरी करते हैं, ठीक है। एंड अदर इमल्सिफाइंग प्रॉपर्टीज़ एंड टॉक्सिटी में आल्सो वेरी। और जो दूसरी जो कुछ जो फॉस्फेटाइड्स हैं या जो कंटेंट्स हैं, जो वो जो प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, अगर वो किसी में नहीं है तो वो प्रॉपर्टी ऑब्वियसली नहीं होगी और वो उस हिसाब से टॉक्सिसिटी भी वो कॉल नहीं करेंगे। तो हर सोर्स के हिसाब से लेसिथिन जो है की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज हो जाती हैं, ठीक है, सोर्स के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। फिर है फॉर हाईली क्रिटिकल एप्लीकेशन सच एज इंट्रावेनस इमल्जन द सोर्स एंड कंपोजिशन ऑफ द लेसिथिन मस्ट बी केयरफुली कंट्रोल एंड मॉनिटर। अच्छा, फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन जैसे कि हम इंट्रावेनस इमल्जन की, क्योंकि इंट्रावेनस डायरेक्टली ब्लड में चीज़ें जाती हैं तो उसके लिए हमें हाईली कंट्रोल चीज़ें चाहिए होती हैं, मेडिकेशन चाहिए होती हैं। जैसे कि इंट्रावेनस इमल्जन करें जो लेसिथिन की जो सोर्स है और उस लेसिथिन की जो कंपोजिशन है कि उसमें कौन कौन से जो है लेसिथिन के अंदर कौन कौन से केमिकल्स हैं, तो वो हमें जो है ना क्या कहते हैं केयरफुली मॉनिटर और कंट्रोल करने पड़ते हैं, ठीक है। लेसिथिन जो है वो क्या कहते हैं मतलब बहुत ही कंट्रोल और मॉनिटर्ड जो है ना हुक ले मतलब उस लेसिथिन को यूज़ करने के लिए बहुत ही कंट्रोल और मॉनिटर्ड एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इज़ अ मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वूल अल्कोहल्स ऑब्टेन्ड बाय द सपोनिफिकेशन एंड फ्रैक्शनेशन ऑफ वूल फैट। जो कोलेस्ट्रॉल है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है जो वूल अल्कोहल्स होते हैं उनका, और ये हमें सपोनिफिकेशन जो कि यानी सो फॉर्मेशन और फ्रैक्शनेशन जो होती है वूल फैट की उससे मिलता है। इट इज़ कोलेस्ट्रॉल दैट गिव्स वूल फैट इट्स कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब वाटर एंड फॉर्म वाटर इन ऑयल मलजम। अच्छा, जो वूल फैट में जो कोलेस्ट्रॉल होता है असल में यही जो है ना वूल फैट को वो कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर सके और वाटर इन ऑयल इमल्जन बना सके, ठीक है। ये कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है हमारा फाइनली डिस्पर्स सॉलिड इमल्सिफाइंग एजेंट्स, ठीक है। नेचुरल इमल्सिफाइंग एजेंट्स फिनिश हो गए, अब शुरू हुआ है हमारा टाइप फाइनली डिस्पर्स सॉलिड इमल्सिफाइंग एजेंट। फाइनली डिस्पर्स सॉलिड्स आर इमल्सिफायर दैट फॉर्म पार्टिकुलेट फिल्म्स अराउंड दी dispersed droplet producing emulsion that are coarse grained but have considerable physical stability। जो फाइन डिस्पर्स सॉलिड्स आर इमल्सिफायर वो इमल्सिफायर हो जाए जो कि पार्टिकुलेट की फिल्म बनाते हैं, ठीक है, यानी कि इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है। डिस्पर्स मतलब जो एक तो हमारे अपने पहले पढ़े थे कि वो सॉलिड फिल्म फॉर्मिंग बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है थोड़ा साइज़ उनका बड़ा होता है। उसमें क्या था कि डिस्पर्स फिर से थोड़ा छोटा था, लेकिन उस साइज़ के हिसाब से ये इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, ये पार्टिकुलेट की फिल्म बनाते हैं। अच्छा, इसमें ये क्या होता है कि जो प्रोड्यूस करते हैं इमल्शन वो कोर्स ग्रेन होता है और उनकी जो है ना और उसकी फिज़िकल स्टेबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। इट अपेयर्स पॉसिबल दैट एनी सॉलिड कैन एक्ट एज एन इमल्सिफाइंग एजेंट ऑफ दिस टाइप। अच्छा, ये अपेयर्स इसमें हमें लगता है इस वाले इमल्शन मतलब इस टाइप के इमल्शन को देख के ये लगता है कि कोई किसी भी तरह का सॉलिड जो है वो इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पर यूज़ किया जा सकता है, प्रोवाइडेड इट इज़ रिड्यूस टू अ सफिशेंटली फाइन पाउडर। अच्छा, इसमें यह है कि जो क्या कहते हैं उसका मतलब कोई भी सॉलिड को हम इमल्सिफाइंग एजेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर ये इमल्सिफाइंग एक्टिविटी हो। बस ये है कि जो साइज़ है ना ड्रॉपलेट्स का वो फाइनली डिवाइडेड हो, ठीक है, यानी कि वो फाइनली डिस्पर्स मतलब सफिशेंटली फाइन पाउडर होगा, ठीक है। फाइनली डिस्पर्स सॉलिड इमल्सिफाइंग एजेंट आर गुड इमल्सिफायर एंड टेंड टू बी एब्जॉर्ब द इंटरफेस। जो फाइनली डिस्पर्स सॉलिड इमल्सिफाइंग एजेंट होते हैं वो गुड इमल्सिफायर होते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं होते, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं इंटरफेस के ऊपर। इंक्रीज विस्कोसिटी एंड एक्वा स्पेस, और इससे ये क्या करते हैं विस्कोसिटी भी इंक्रीज़ कर देते हैं एक्वा स्पेस की। इन आर ऑफन यूज इन कंजक्शन विद अ सर्फेक्टेंट टू प्रिपेयर ऑयल वाटर इमल्जन, और ये ज़्यादातर जो है वो किसी दूसरे सर्फेक्टेंट के साथ यूज़ किए जाते हैं और ये ऑयल वाटर इमल्जन बनाते हैं। However, both oil in water and water in oil preparation can be prepared by adding the chelae to the external phase। अच्छा, इसमें ये होता है कि जो भी बोथ ऑयल इन वाटर या वाटर इन ऑयल प्रिपरेशन बना रहे हैं तो ये ऐसे बनती हैं इस इन इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ कि जो किले होती है ना हम वो एक्सटर्नल फेज में डाल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, they are used frequently for external purposes such as lotion और क्रीम। ये एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए भी यूज़ किए जाते हैं जैसे कि लोशन और क्रीम। ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट, ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट क्या होते हैं, ये लास्ट टाइप है और ये एक्स्ट्रा टाइप है, ये एडवांस टाइप है इमल्सिफाइंग एजेंट की।
ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर कंपाउंड दैट आर जनरली इनकेपेबल ऑफ फॉर्मिंग स्टेबल इमल्जेंट। ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो कंपाउंड होते हैं कि वो आमतौर पर जो है वो मतलब इनकेपेबल होते हैं कि मतलब उनमें इमल्सिफाइंग एजेंट की वो कैपेबिलिटी नहीं होती। दे एक्ट एज थिकनिंग एजेंट एंड थस हेल्प टू स्टेबलाइज एन इमल्जेंट। ये सेल में इंटरफिशियल टेंशन को रिड्यूस नहीं करते, ना ही विस्कोसिटी को बताते हैं, बल्कि ये जो है वो सेल में थिकनिंग एजेंट होते हैं, यानी कि विस्कोसिटी इंक्रीज़ करता है और इस तरीके से ये इमल्जन को स्टेबलाइज़ करते हैं, इसलिए इसको हमने इमल्सिफाइंग की कैटेगरी में रखा है। ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स आर एम्फीफिलिक इन नेचर। जो ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स होते हैं ना वो एम्फीफिलिक होते हैं नेचर में, यानी कंटेन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। In some cases, when combined with water and oil, capable of forming gel or liquid crystalline phases with the primary emulsifying agent. इन सम केसेस में क्या होता है, अगर हम ये ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट्स को किसी वाटर या फिर ऑयल के साथ जो है वो कंबाइन करते हैं ना, तो ये जेल या लिक्विड क्रिस्टलाइन फेजेस बनाते हैं, जो कि हमने उस इमल्सिफाइंग एजेंट के साथ जो हमने मेन इमल्सिफाइंग एजेंट जो यूज़ किया होता है उस इमल्जन के लिए। तो अगर हम ऑक्सिलरी इमल्जन में डालते हैं, सॉरी ऑक्सिलरी इमल्सिफाइंग एजेंट में डालते हैं इसमें, तो ये वो या तो जेल या लिक्विड क्रिस्टलाइन फेजेस बनाते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट भी इससे बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।